अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क कंप्लीट किया था। तो आज हम चलते हैं मैकेनिकल पावर पे। ठीक है, तो हमने वर्क जो है ना कुछ डीपली डिस्कस किया था। हमने कुछ ग्राफ्स भी पढ़े थे वर्क के, एमसीक्यूज भी कुछ जो है ना वर्क के किए थे। तो आज हम मैकेनिकल पावर पे चलेंगे इंशाल्लाह। पावर को जो है ना अच्छी तरह हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि इस जो है ना मैकेनिकल पावर में और वर्क में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों में। हम दोनों को स्टडी करते हैं, इन दोनों में जाहिर सी बात है कुछ तो फर्क होगा। देखिए, फर्क ये है कि हम जब वर्क स्टडी कर रहे थे तो किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो, कितने टाइम में वो बॉडी डिस्प्लेस हो, तो वहाँ टाइम का कोई मतलब नहीं था, कॉन्सेप्ट वहाँ टाइम मेंशन नहीं था। तो यहाँ जो हम पावर पढ़ेंगे यहाँ टाइम मेंशन है। हम जो वर्क करते हैं कितने टाइम में करते हैं, तो यहाँ हम वो पावर में जो है ना स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से जो है ना पावर को स्टार्ट करते हैं। देखें, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, हमारा पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रिलेशन लिखते हैं। देखें, पावर का जो हमारा रिलेशन है वो है वर्डन अपॉन टाइम। तो ये जो है पावर का फार्मूला है। तो इस फार्मूला को जो है ना हम अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। ये फार्मूला हमें कहे क्या 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 रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, देखते हैं। देखिए, मैं अगर आपको कहूं कि हमारे पास दो एजेंट्स हैं, एजेंट ए एजेंट बी। एजेंट ए क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, मतलब वो उस काम को कंप्लीट करने में 10 सेकंड लगा रहा है। एजेंट बी है, वो क्या कर रहा है, वो सेम वर्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो 20 सेकंड लगा रहा है। एजेंट ए काम को कंप्लीट करने में 10 सेकंड, एजेंट बी काम को कंप्लीट करने में 20 सेकंड लगा रहा है। तो मतलब पावर किसकी ज्यादा, डेफिनेटली एजेंट ए की ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि उसने टाइम कम ली, वर्क ज्यादा करके दी, तो मतलब पावर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ रिलेशन आप जरा देखें, अगर आप जो है ना हमारा वर्क किसी दोनों बॉडी का सेम है, तो पावर का रिलेशन यहाँ टाइम से क्या है, इनवर्स से आप याद करें। अगर हम कोई भी काम करें, उस काम को करने के लिए हम टाइम कम लगाएंगे तो पावर हमारी क्या होगी, ज्यादा। अगर टाइम ज्यादा लगाएंगे तो पावर हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना डीप में जाते हैं। पहले हम यूनिट्स डिस्कस कर लें। देखिए, पावर की जो यूनिट होगी यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्क का जो फार्मूला, वर्क का जो है यूनिट जूल पर टाइम का क्या है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसका फार्मूला है, पावर का। तो देखिए, जूल पर सेकंड हमने निकाले यूनिट किसकी, पावर की। तो देखिए, बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं, वहाँ बड़े बड़े मशीनें होती हैं, तो वहाँ जो है ना पावर का यूजेज है, तो वहाँ बार बार ये यूनिट यूज नहीं करते। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, ये यूनिट वहाँ डिस्कस नहीं करते, वो एक डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। तो जूल पर सेकंड को वो क्या कहते हैं, वाट। तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो जूल पर सेकंड कहें या आप वाट कहें, ये किसकी यूनिट है, पावर की। अच्छा, ये जो यूनिट है पावर की, ये है एसआई यूनिट। तो जाहिर सी बात है सीजीएस सिस्टम में भी इसकी कोई यूनिट होगी, तो वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो सीजीएस सिस्टम में जो है ना, इसका जो यूनिट है, देखिए जूल की यूनिट क्या है, इर्ग, सीजीएस में पर सेकंड। तो जूल जो है इर्ग पर सेकंड किसकी यूनिट है, पावर की, किसमें, सीजीएस में। तो ये कुछ एक दो फार्मूलाज हैं पावर के। ठीक है, तो पावर को हम जो है ना एक डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है ना पता होना चाहिए कि टाइम जब कम लगेगा तो मतलब पावर ज्यादा, अगर हम जो है ना टाइम ज्यादा लगाएंगे तो पावर हमारी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और डेफिनेशन में आपको समझाऊं पावर की। द एजेंट बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये भी जो है ना डेफिनेशन है पावर का, ये आपको डेफिनेशन में समझाता हूं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, पावर एक एजेंट है जो क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। देखिए कैसे, अभी देखिए ये पावर का फार्मूला देखें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो देखिए, ये वर्क जो है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी।
वर्क जो है हमारा वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसी बॉडी पे हम जो पॉजिटिव वर्क डन कर रहे होंगे तो बॉडी को एनर्जी दे रहे होंगे, अगर हम किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क करेंगे तो बॉडी से एनर्जी ले रहे होंगे। ये मैंने आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में बताया था। देखिए ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम किसी बॉडी पे वर्क डन करेंगे तो या तो उसकी हम काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे होंगे या उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे होंगे। तो यहाँ जो है ना आप ड्राइव करके बहुत सारे यहाँ फार्मूला बना सकते हैं। देखिए वर्डन का वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी है तो आप वर्डन की जगह आप क्या पावर इज इक्वल टू वर्डन की जगह आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं अपॉन टाइम। तो ये भी क्या है एक पावर की रिलेशन है। उसके अलावा एनर्जी कोई भी हो सकती है। जब किसी बॉडी पे हम वर्डन करेंगे या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या पोटेंशियल चेंज होगी। तो यहाँ एनर्जी आप जो भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम या पावर का रिलेशन ये भी लिख सकते हैं जो है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये भी पावर का क्या है रिलेशन है। उसके अलावा आप क्या करें इसको एक्सटेंड करें डेरिवेट करके दोनों फार्मूलाज को हम कुछ और भी फार्मूलाज बना सकते हैं। देखिए कैसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। देखिए पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी को आप रिप्लेस करके 1/2mv² लिख सकते हैं और अपन इसके क्या है टाइम है तो अपन टाइम, ये भी पावर का एक रिलेशन है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका भी कोई रिलेशन होगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं mgh और अपॉन टाइम। तो mgh अपॉन टाइम किसकी रिलेशन है, ये भी पावर का फार्मूला है। अच्छा एक और फार्मूला मैं आपको बताऊं, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए एज क्या है, हाइट है, टी क्या है, टाइम है। तो हाइट मतलब कोई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो आप यहाँ एक और भी फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे पावर इज इक्वल टू mg सेम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए हाइट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। तो देखिए ये फार्मूला भी बन सकती है पावर की। देखिए एक बात नोट करें, ये फार्मूला जो है ना आप अच्छी तरह नोट करें क्योंकि ये फार्मूला जो यूज होगा वो इफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स पे यूज होगा। इफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इफिशिएंसी कोई भी मशीन का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो फार्मूला यूज ना करें उसकी जगह आप ये फार्मूला भी यूज करके आप इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पावर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी यूजेज क्या है। ठीक है, तो उसके अलावा एक और मैं आपको चीज बताऊं कि ये जो पावर है ये फोर्स एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। देखिए कैसे, power is also depends on force and velocity। देखें कैसे फोर्स एंड वेलोसिटी पे बॉडी कैसे डिपेंड करती है। डायरेक्टली तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं, लेकिन काम की चीज क्या है कि इसका जो है ना कॉन्सेप्ट समझें कि फोर्स पे कैसे जो है ना पावर डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, आप इस एग्जाम्पल को जो है ना समझिएगा। एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो उस पर 2 आदमी सवार हैं। तो वो क्या करते हैं, फुल एक्सीलरेट देके मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो वो मोटरसाइकिल जो है 40 की स्पीड से चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक और मोटरसाइकिलिस्ट है, वो भी क्या, उस पर भी 2 आदमी सवार हैं। वो भी क्या करते हैं, फुल एक्सीलरेट देके उस जो है ना मोटरसाइकिल को चलाते हैं। उसकी जो स्पीड होती है वो 50 किलोमीटर पर आवर होती है। देखिए पहले पे 2 आदमी सवार हैं तो स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे पे जो है ना 2 आदमी सवार हैं सेम और उसकी स्पीड जो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताएं पावर किसकी ज्यादा है। डेफिनेटली जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, दूसरे की पावर ज्यादा होगी क्योंकि उसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब पावर जो है वेलोसिटी पे इस कॉन्सेप्ट के साथ डिपेंड करती है। तो मतलब वो बॉडी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा तो उसकी पावर भी क्या ज्यादा। अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल दूं फोर्स का। वेलोसिटी का तो आपने समझा, फोर्स पे कैसे ये जो है ना पावर डिपेंड करती है। देखिए फोर्स पे कुछ इस तरह से सेम एग्जांपल ले, एक मोटरसाइकिल है उस पे 2 आदमी सवार हैं और वो मोटरसाइकिल जो है ना फुल एक्सीलरेट देके मोटरसाइकिल को मूव करा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक दूसरा मोटरसाइकिल है उस पे जो है ना 3 आदमी सवार हैं और वो भी मोटरसाइकिल मूव कर रही है 40 की स्पीड से। तो बताए जो है ना पावर किसकी ज्यादा है। एक पे 2 आदमी सवार हैं, स्पीड 40 है, दूसरे पे 3 आदमी सवार हैं, उसकी भी स्पीड 40 है। तो बताएं पावर किसकी ज्यादा है। डेफिनेटली दूसरे की। क्यों, क्योंकि जिस मोटरसाइकिल पे 2 आदमी सवार हैं उस पर कितना फोर्स लग रहा है 2mg, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रही है 2mg, और जिस पे 3 आदमी सवार हैं उस पे फोर्स कितनी लग रही है 3mg, फिर भी उसकी स्पीड कितनी है 40।
तो मतलब फोर्स ज्यादा है फिर भी स्पीड क्या है, सेम। तो मतलब पावर, 3 आदमी बैठे हैं फिर भी उसकी स्पीड सेम है, मतलब उसकी पावर ज्यादा है। मतलब जिस मोटरसाइकिल पे 3 आदमी सवार हैं तो वहां फोर्स ज्यादा लग रही है, फिर भी बॉडी जो मूव कर रही है 40 की स्पीड से, मतलब उसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो कुछ इस तरह से आप सिंपली जो है ना डिफाइन कर सकते हैं कि पावर फोर्स एंड वेलोसिटी पे डिपेंड कैसे करती है। तो सिंपली आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए रिलेशन पे आए। अच्छा एक और, पावर इस तरह से लिख सकते हैं आप, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जो पावर जो है हमारा वो एक डॉट प्रोडक्ट है किसके दरमियान, फोर्स एंड वेलोसिटी। देखिए पावर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पावर जो है हमारा वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी। देखिए फोर्स एंड वेलोसिटी भी वो एक ड्राइव जो है ना यूनिट बन के वो फार्मूला आता है यहाँ। वो कैसे, आप देखें पावर का जो फार्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा था क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी आप यहां देखें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखें फोर्स जो है हमारा, आप फोर्स क्या करें सेम रखें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप क्या करें, रिप्लेस करके और वेलोसिटी यहां दें। तो ये फार्मूला आ गई पावर की। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो कुछ इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं। तो पावर हमें मिला दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से। तो पावर स्केलर हुआ कि वेक्टर, डेफिनेटली स्केलर हुआ। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप यहां लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा मैग्नीट्यूड की हम बात करें कि पावर की मैग्नीट्यूड क्या है, आप यहाँ मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप यहाँ ये फार्मूला सेम लिखें कुछ इस तरह से, देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा वर्क डन को हम, वर्क डन जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल रहे थे, कुछ इस तरह से एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन को आप रिप्लेस करके एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अपॉन क्या है, टाइम। तो अपॉन आप क्या करें, अपॉन टाइम दें। तो देखिए पावर की रिलेशन एक और आ गई, मैग्नीट्यूड। फोर्स सेम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी cos थीटा सेम लिखें। तो एफ वी cos थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर। तो कुछ इस तरह से आप मैग्नीट्यूड ऑफ पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है छोटा सा जो है ना कॉन्सेप्ट पावर का। अच्छा पावर जो है ना अलग तरीके से भी डिफाइन हम कर सकते हैं कि ये जो है ना साइड में मिटा रहा हूं, आप ये साइड नोट करें जल्दी से। देखें तो मतलब वो मशीन, वो बॉडी जो किसी काम को करने में कम टाइम लगे, तो मतलब आप समझिए उसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो पावर का जो रिलेशन है वो टाइम से क्या है, इनवर्स है। कम टाइम पावर ज्यादा, ज्यादा टाइम पावर कट। मोर वर्क इज टू बी डन इन लेस टाइम, इट मींस पावर इज ग्रेटर। ठीक। तो मतलब आप क्या करें, देखें। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल दूं पावर का। देखिए मैं आपको कहूं कि पावर जो है हमारा वो फोर्स एंड डब्ल्यू अपॉन टी के बराबर है। और यहाँ हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आप फ्रिक्शन के फॉर्म में भी पावर को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, फ्रिक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरह से, एक बॉडी है, एक मशीन है या एक इंजन है जिसका अप्लाइड फोर्स कोई भी हो 500 न्यूटन है, और उसके उस मशीन, उस गाड़ी और सरफेस के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मतलब 300 न्यूटन है, जो भी हो। तो आप क्या करें, अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन माइनस करें और बॉडी की जो वेलोसिटी है उससे आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये पावर का रिलेशन भी है। पावर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये माइनस करें फ्रिक्शन फोर्स, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो कुछ फ्रिक्शन के फॉर्म में भी कुछ आप इससे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ एक चीज पूछूं, देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि एक सरफेस है हमारा, उस पे एक गाड़ी है या कोई भी मास है, और ये सरफेस जो है हमारा ये प्लेन सरफेस है। सरफेस जो है हमारा प्लेन सरफेस है। अभी आप यहाँ ध्यान दें, देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस बॉडी मास पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट जिसे हम कहते हैं mg, डाउनवर्ड है, और इस पे नॉर्मल फोर्स जो है इसकी वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इस जो है ना यहाँ फ्रिक्शन भी है, इस जो है ना बॉडी, इस मास और फ्रिक्शन के बीच में एक फ्रिक्शन भी है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, म्यू जिसे हम नाम दें।
और ये मतलब आप समझिए कि एक बॉडी है, मूव कर रही है, जिस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम वेट करते हैं कहते हैं वो है डाउनवर्ड, और इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स उसके अपवर्ड। तो ये जो फ्रिक्शन है काइनेमेटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ हम जो है ना म्यू कैसे निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो फ्रिक्शन हम निकालेंगे म्यू इनटू नॉर्मल। तो ये आपने फार्मूला फ्रिक्शन का आपने पढ़ा होगा, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। देखिए फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, म्यू इनटू एन। अभी ये फ्रिक्शन कौन सी, मोशन जो है काइनेमेटिक है, तो यहाँ डेफिनेटली फ्रिक्शन भी कौन सी होगी, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो आप कह दें म्यू के साइड में भी आप क्या कह दें, क्योंकि मोशन क्या है, काइनेमेटिक। तो ये क्या है, फार्मूला है किसका, फ्रिक्शन का। जब एक बॉडी मूव करे, काइनेमेटिक मोशन हो किसी बॉडी का, तो उसके जो है ना टायर और सरफेस के बीच में को जो फ्रिक्शन होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, म्यू इनटू एन करके निकालेंगे। ये डाउनवर्ड है mg, अपवर्ड है नॉर्मल फोर्स। तो अभी आप इस फार्मूला को रिप्लेस करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखें पावर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स सेम माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके इक्वल है, हमने अभी निकाला म्यू के इनटू एन। तो आप म्यू के लिखें इनटू एन और मल्टीप्लाई किससे करें, वेलोसिटी से। तो फार्मूला कुछ इस तरह से भी पावर का बन सकता है, ठीक है। अच्छा ये जो नॉर्मल, एक और भी फार्मूला देखें, ये जो नॉर्मल जो है ना डायरेक्शन में जो एन है वो किसके इक्वल है, वेट के। तो आप यहाँ एन को जो है ना रिप्लेस करके एन भी लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से भी बन सकता है, बहुत सारे फार्मूला जो है बन सकते हैं। देखिए पावर इज इक्वल टू ये जो है फ्रिक्शन माइनस म्यू के आप सेम लिखें, हमने सेम लिखा, एन किसके इक्वल है, देखें अपवर्ड जो नॉर्मल डायरेक्शन एन है वो किसके, वेट के इक्वल है mg। तो आप इसको रिप्लेस करके mg भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो फार्मूलाज कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना प्लेन सरफेस था, तो हमने कुछ इस तरह से फार्मूलाज बनाए। अगर मैं आपको कहूँ ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं हो, मतलब थोड़ा इंक्लाइंड सरफेस हो, फिर वहाँ पावर के कुछ फार्मूलाज भी निकल आएंगे, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से अगर मैं आपको कहूँ, मैं अगर कहूँ आपको, देखिए सरफेस जो है हमारा वो प्लेन नहीं है, वो इंक्लाइंड सरफेस है कुछ इस तरह से। तो अगर मैं आपको कहूँ यहाँ कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो एक बॉडी है जिसका मास कोई भी, इस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर होगा mg, जिसे हम कहते हैं। इसका नॉर्मल डायरेक्शन जो होगा वो होगा अपवर्ड, और वो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। देखें नॉर्मल डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। अभी यहाँ देखें नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो वेट के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ किसके इक्वल है नॉर्मल डायरेक्शन, देखिए वेट के तो इक्वल नहीं है यहाँ, क्योंकि वेट टुवर्ड द सेंटर है और नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी जो नॉर्मल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट के किसी कंपोनेंट के बराबर होगा, और वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर है। अभी आप इस फार्मूला को रिप्लेस करके या इस फार्मूला को जो भी रिप्लेस करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू ये है अप्लाइड फोर्स और माइनस अभी जो नॉर्मल जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल है, यहाँ हमने नॉर्मल फोर्स जो है ना mg करके लिखी, लेकिन यहाँ mg नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल नहीं है, ये उसके कंपोनेंट के इक्वल है mg cos थीटा। तो आप नॉर्मल जो है ना इसकी बजाय आप mg cos थीटा करके लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय v। तो ये फार्मूला आप तब यूज करें जब हमारा सरफेस जो है ना क्या हो, इंक्लाइंड हो, मतलब प्लेन सरफेस नहीं हो, इंक्लाइंड हो। तो जब हमारा सरफेस इंक्लाइंड होगा तो हम जो है ना पावर का फार्मूला कुछ इस तरह से यूज करेंगे। अगर हमारा सरफेस होगा प्लेन होगा तो कुछ इस तरह से आप फार्मूलाज जो है ना बना सकते हैं। ये कुछ फार्मूलाज हैं पावर के, क्योंकि पावर में है जो मेजॉरिटी में फार्मूलाज बहुत हैं, ठीक है। तो आप ये जल्दी से नोट करें। अच्छा इसके कुछ ग्राफ्स हैं वो भी जो है ना हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके ग्राफ्स जो है ना कुछ इस तरह से बनेंगे। देखिए देखिए पावर हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ आप वर्क दें और यहाँ दें टाइम, तो इसका जो है ना ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पावर कैसे निकालें, यहाँ तो डायरेक्टली हम पावर नहीं निकाल सकते। देखिए आप इसका स्लोप फाइंड करें, आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप फाइंड करने से आपका क्या होगा,
पावर कैलकुलेट होगा। तो कुछ इस तरह से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, पावर। देखिए कैसे, यहाँ अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कैसे यहाँ हमें स्लोप पावर बताए, कुछ इस तरह से। देखिए स्लोप का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो स्लोप का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फार्मूला आपने स्लोप का पढ़ा होगा। तो परपेंडिकुलर आप देखें, परपेंडिकुलर क्या है, वर्क है, बेस क्या है, टाइम है, तो वर्क अपॉन टाइम क्या है, पावर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है हमारा वर्क और जो है बेस है हमारा टाइम, तो वर्डन अपॉन टाइम क्या है, पावर। तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं पावर की। अच्छा एक और भी फार्मूला है, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊं, देखें। देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से कि मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फोर्स इनटू वेलोसिटी इज आल्सो द फार्मूला ऑफ पावर। तो आप यहाँ फोर्स लिखें, यहाँ लिखें वेलोसिटी, तो इसका कुछ ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ हम कैसे जो है ना हम पावर निकालें, तो यहाँ पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरह से। आप यहाँ जो है ना स्लोप फाइंड नहीं करें, यहाँ क्या करें, एरिया फाइंड करें। एरिया फाइंड करने से क्या होगा, आपका पावर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इसका जो है आप क्या करें, एरिया फाइंड करें। अच्छा एरिया फाइंड करने से क्या होगा, हमारा पावर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ भी फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा अगर, तो यहाँ एरिया फाइंड करने से पावर कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो आप यहाँ देखें एरिया जो है हमारा, और ये शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल शेप का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट करते हैं हम। तो आप क्या करें, बेस मतलब फोर्स और मल्टीप्लाई क्या है, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला है, पावर। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, आप इस तरह से भी जो है ना पावर के रिलेशंस और ग्राफ्स बना सकते हैं। तो यहाँ ऊपर हमने जो है ना स्लोप फाइंड की, तो हमारा पावर कैलकुलेट हो गया। अगर यहाँ देखें जो है ना ग्राफ जो है ना रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ग्राफ हम में जो है ना हम कैसे निकालते हैं, बेस को जो है ना हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेस आप पावर लें या वेलोसिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोर्स और मल्टीप्लाई और ये क्या है, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या है, पावर। ठीक, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने दिए, ये आप नहीं सोचेंगे पावर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, नहीं। ये जस्ट मैंने ग्राफिकली जो है ना आपने जो है ना बताया है आपको कि फोर्स एंड वेलोसिटी यहाँ क्या है, पावर है। तो आप ये जो है ना जल्दी से नोट करें। अच्छा एक और भी पावर का फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊं, ये आप नोट करें। देखें देखिए पावर का हमने फार्मूला पढ़ा था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ देखें फोर्स का आपने रोटेशनल एनालॉग भी आपने पढ़ा होगा, और वेलोसिटी का भी रोटेशनल एनालॉग, आप दोनों का जो है ना आपने सर्कुलर चैप्टर में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो फोर्स का एनालॉग क्या है, टॉर्क। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है वो है टॉर्क, और वेलोसिटी का जो रोटेशनल एनालॉग है वो है ओमेगा। ओमेगा को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा। तो टॉर्क और वेलोसिटी का एनालॉग क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर का जो है फार्मूला ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना कॉन्सेप्ट था जो है ना पावर का, हमने पावर के ग्राफ्स भी डिस्कस किए, कुछ उसके जो है ना कुछ रिलेशंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। अच्छा लास्ट में एक पॉइंट है, आप जल्दी से ये नोट करें, इफिशिएंसी। तो यहाँ पावर में इफिशिएंसी का भी एक रोल है, तो वो हम कैसे जो है ना स्टडी करते हैं, आप ये जल्दी से नोट करें। हम जो है इफिशिएंसी पे आते हैं। देखें अभी देखिए इफिशिएंसी कैसे, हर मशीन की इफिशिएंसी जो है ना अलग होती है। जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा। वो मशीन जो मतलब कोई भी वर्क करे कम टाइम में, तो मतलब उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। सपोज करें आप बाजार से एक मशीन लेके आए, मशीन जो भी हो, तो उसमें पंप लगाएं और ऊपर छत पे किसी टैंकी भी क्या करें आप जो है ना पानी चढ़ाएं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 100 लीटर का एक टैंकी है ऊपर, दो मैं मशीन लेके आया बाजार से, और 100 लीटर टैंकी मुझे भरना है उस मशीन से, उस पंप के थ्रू। तो एक मशीन क्या करता है, उस टैंकी को मुझे भर के देता है 5 मिनट में, एक मशीन ए। और मशीन बी, दूसरा जो मशीन है, वही टैंकी 100 लीटर वाला मुझे भर के देता है 3 मिनट में। तो बताएं पावर किसकी ज़्यादा है, डेफिनेटली सेकंड वाले की, बी वाले की। क्यों, क्योंकि उसने कम टाइम ली। तो मतलब इफिशिएंसी भी उस मशीन की ज़्यादा जिसने टाइम कम ली उस टैंकी को भरने में। तो इफिशिएंसी का इजीली आप कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से ले सकते हैं। देखिए इफिशिएंसी को हम मैं फार्मूला के हिसाब से कैसे लिख सकता हूँ, देखें। इफिशिएंसी जो है हमारा
वो होता है, उसका जो फार्मूला है वो है आउटपुट अपॉन इनपुट। और आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो ये परसेंटेज में निकल आएगा। तो इफिशिएंसी जो है हमारा वो किसके इक्वल है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम किसी मशीन को इनपुट दें, वो हम फिर देखिए हम आउटपुट हमें कितना दे रहा है, तो हम उसके उसे क्या मानेंगे, मतलब उसकी पावर है। तो देखिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन है ही नहीं जिसे हम इनपुट दें और वो 100% हमें आउटपुट दे। जिसे हम इनपुट दें 100% आउटपुट कोई भी मशीन इस दुनिया में नहीं है। किसी भी मशीन की इफिशिएंसी 100 नहीं है, ठीक है। वो मशीन आइडियल हो सकती है लेकिन फिर भी 100 नहीं है। तो मैं अगर आपको एक दो एमसीक्यूज या एक दो पॉइंट्स में आपको यहाँ क्लियर करूँ, इफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन, efficiency of any machine is always less than 1 से लेस होगी ऑलवेज। दुनिया में कोई ऐसा मशीन है ही नहीं जो अगर हम इसे 100% इनपुट दें वो 100% हमें आउटपुट दे, ऐसा है ही नहीं। आइडियल हो सकती है, कॉर्नट इंजन में आप इंटर में ह्यूज चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वो भी आइडियल है, ठीक है। तो रियल मशीन है ही नहीं, प्रैक्टिकल मशीन इस दुनिया में है ही नहीं जिसे हम 100% जो है ना इनपुट दें और वो 100% हमें आउटपुट दे। मैक्सिमम जो इफिशिएंसी होती है, आपने स्टडी की होगी, मैक्सिमम इफिशिएंसी चाहे जो भी मशीन हो इस दुनिया में वो 60 to 70% से 70% वो हमें जो है ना वर्क करके देते हैं, 100 आउट ऑफ 100 नहीं, सही है, 90 भी नहीं देते, मैक्सिमम जो है 60 to 70। तो मशीन्स आपको आउटपुट 60 to 70% दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते कभी भी। अच्छा एक और एमसीक्यूज आप यहाँ देखें, या मतलब इस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो मतलब आउटपुट जो होगा हमारा इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, मतलब जो हम किसी मशीन को इनपुट देंगे वो जो है वो हमें जो आउटपुट देगा वो ऑलवेज लेस देगा, इनपुट की इक्वल नहीं देगा, ठीक है। तो हम अगर इनपुट 100 देते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं हमें देगा, ये कम देगा ऑलवेज, ठीक है। तो पावर का जो है ना इफिशिएंसी का जो है ना कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से। तो हमने आज पावर के कुछ जो है ना रिलेशन भी पढ़े और उसके कुछ ग्राफ्स भी पढ़े और इफिशिएंसी का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा। चलो अच्छा, तो हमने जो है ना इसके पावर के प्रैक्टिकल यूनिट्स और कमर्शियल यूनिट्स जो है ना अभी तक डिस्कस नहीं किए, तो वो हम डिस्कस करते हैं फिर इस जो है ना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो वो हमें जो है ना स्टार्टिंग में डिस्कस करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है पावर के, देखिए पावर के जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो किलोवाट या आप मेगावाट कहें, उसके अलावा आप गीगावाट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट अप टू सो ऑन, जो भी ये यूनिट्स हैं पावर के, ये क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है। इन जो है ना यूनिट्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँ। किलोवाट जो है वो 10⁻³ के इक्वल है, मेगावाट जो है वो 10⁻6 के इक्वल है। अच्छा गीगावाट जो है हमारा वो 10⁻9 के इक्वल है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं पावर के, ये भी आप अच्छी तरह नोट करें। अच्छा कमर्शियल यूनिट भी पावर के होते हैं, कुछ कमर्शियल यूनिट भी डिस्कस करते हैं। देखिए कमर्शियल यूनिट जो है पावर का वो है हॉर्स पावर। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि हॉर्स पावर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। हॉर्स पावर क्या है, कमर्शियल यूनिट है किसका, पावर का। अच्छा हॉर्स पावर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 जो है ना हॉर्स पावर किसके इक्वल है, 760 वाट के, ठीक है। अच्छा 1 वाट इसके भी इक्वल हो सकती है, ये भी आप नोट करेंगे 550 फुट पाउंड पर सेकंड। आप ये भी फार्मूला नोट करेंगे 550 फुट पाउंड पर सेकंड। तो ये रिलेशन है हॉर्स पावर का। हॉर्स पावर जो है हमारा कमर्शियल यूनिट है किसका, पावर का। तो 1 HP में, अच्छा हॉर्स पावर को, सॉरी एक मिस्टेक मैंने किया यहाँ, HP, ठीक। तो 1 हॉर्स पावर जो है हमारा वो इक्वल है 760 वाट के।
अच्छा, और 1 हॉर्स पावर जो है हमारा 550 फुट पाउंड पर सेकंड के भी इक्वल होती है। तो ये भी आप जो है ना पॉइंट नोट करें। अच्छा, कुछ और भी यूनिट्स हैं पावर के, देखें लास्ट एक पॉइंट रहती है, फिर उसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। देखें देखिए, एक हमारे पास होता है किलोवाट और एक हमारे पास होता है किलोवाट हार। अभी किलोवाट किसकी यूनिट है और किलोवाट हार किसकी यूनिट है? देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो ऊपर मैंने लिखी है किलोवाट, किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। और नीचे मैंने लिखी है किलोवाट हार। किलोवाट हार जो यूनिट है वो है एनर्जी की यूनिट, ठीक है। तो आप इसको जो है ना पावर का यूनिट कंसीडर नहीं, बल्कि ये पावर की यूनिट है। किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर। और किलोवाट हार जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। ठीक, तो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट हार इज द यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, इसके कुछ ये मैं आपको बताऊं कि एनर्जी की यूनिट है कैसे। देखें, हम किलो को कैसे लिखते हैं? 10⁻3। वाट को हम कैसे लिखते हैं? जूल पर सेकंड, ठीक है। उसके अलावा हम जो है ना हार को कैसे लिखते हैं? हार में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो आप यहाँ देखें, सेकंड जो है, सेकंड में क्या हो रही है? कैंसिल। तो आप क्या करें, ये हो गई 10⁻3, तो 2 जीरोस आप यहाँ ऐड करें तो ये हो गई 10⁻5 और ये 36, ठीक। अच्छा, तो आप ये कुछ इस तरह से क्या करें, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखें सेकंड, सेकंड में क्या होगी? कैंसिल, बची क्या? जूल। तो ये जूल हमने यहाँ दी, तो जूल किसकी यूनिट है? किलोवाट हार का यूनिट क्या आ गया? जूल। तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो इस वजह से हम किलोवाट आवर को एनर्जी का यूनिट मानते हैं, किलोवाट को नहीं। किलोवाट पावर की यूनिट है। तो ये जो है ना एक रिपीटेड क्वेश्चन भी है पीएमसी का, शायद पीएमसी में ये क्वेश्चन आया था कि जो है ना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट 3.6 इंटू 10⁻6। अच्छा, ये बात देखिए 1 वाट कब होगा? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट कब होगा? पावर जो है हमारा 1 वाट तब होगा जब हम 1 जूल किसी बॉडी पे वर्क करें 1 सेकंड तक। 1 जूल किसी बॉडी पे वर्क करें 1 सेकंड तक, तो हमारा जो पावर होगा वो 1 वाट की इक्वल होगा, ठीक है। तो अच्छा, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें 1 जूल में एयर कितने होते हैं? 10⁻7 एयर। 1 जूल 10⁻7 एयर अपॉन सेकंड। तो ये भी रिलेशन है पावर का, ये भी अच्छी तरह बहुत सारे रिलेशंस जो है निकल आते हैं। आप पावर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इसके रिलेशंस बहुत हैं। आप जो है ना एक फार्मूला पे दूसरा फार्मूला, दूसरे पे तीसरे, मतलब बहुत सारे फार्मूलाज आप यहाँ पावर के निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो है ना, तो हमने काफ़ी जो है ना पॉइंट्स पढ़े पावर के। तो अभी ये लेक्चर जो है ना वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है ना पावर की कुछ MCQs आपके लिए लेके आऊँगा। तो जो है ना तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक।